सो हेलो गाइस, वेलकम टू डॉक्टर रवि साइंस वर्ल्ड। सो बेटा, आज का हमारा जो टॉपिक है, आज का हमारा जो चैप्टर है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कम से कम 5 से 6 नंबर के क्वेश्चंस इससे बोर्ड एग्जाम के अंदर फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम बहुत ज्यादा डिस्कस एलैबोरेट नहीं करेंगे इसको। मैं फ्रीक्वेंटली तुम लोग को केवल 4 या 5 क्वेश्चन करवाऊंगा जिनमें से बोर्ड एग्जाम में आपके वही क्वेश्चंस आएंगे। सो नो नीड टू वरी, बस इतना सा कर लो, यू विल गेट फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स फॉर दिस चैप्टर। स्टार्ट करते हैं हम लोग इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट से, जिसको हम कहते हैं नॉमेनक्लेचर। एक क्वेश्चन नॉमेनक्लेचर के ऊपर आना ही आना है और नॉमेनक्लेचर तक जाने से पहले लेट अस डिस्कस द इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ लाइगेंड। लाइगेंड क्या होता है बेटा? लाइगेंड इज बेसिकली द मॉलिक्यूल विच एक्ट एज अ डोनर, जो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। तो लाइगेंड मेरे पास बेसिकली 3-4 तरह के होते हैं। पहला लाइगेंड होता है यूनिडेंटेट। यूनिडेंटेट जो एक सिंगल एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। जो एक पेयर को डोनेट करेगा वो यूनिडेंटेट लाइगेंड कहलाएगा। जो 2 पेयर को डोनेट करेगा, जो 2 पेयर्स को डोनेट करता है वो डाइडेंटेट कहलाता है। जो मोर देन 2 को डोनेट करता है वो पॉलीडेंटेट लाइगेंड कहलाता है। ये मोर देन 2 पेयर्स। और एक और लाइगेंड होता है जिसको हम लोग कहते हैं एम्बीडेंटेट लाइगेंड। एम्बीडेंटेट लाइगेंड जिसके पास 2 डोनर साइट होती हैं। यूनिडेंटेट के लिए हम एग्जांपल लिखेंगे Cl, Br, I, F, Cn। डाइडेंटेट के लिए C2O4 2 नेगेटिव, ऑक्सिलेटो इथेन 1,2 डाइअमाइन। पॉलीडेंटेट के लिए आप EDTA ले लो, ठीक है। और एम्बीडेंटेट के लिए नाइट्राइटो N, नाइट्राइटो O, थायोसाइनेटो और आइसोथायोसाइनेटो, ठीक है बेटा। तो ये सबसे बेसिक कंसेप्ट है कि ये डेंटिसिटी कहलाती है। डेंटिसिटी इज द एपेबिलिटी ऑफ एन लाइगेंड कि कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को वो डोनेट कर सकता है। अगर एक पेयर को डोनेट कर सकता है तो वो यूनिडेंटेट, 2 पेयर कर सकता है डाइडेंटेट, 3 कर सकता है ट्राइडेंटेट, 4 कर सकता है टेट्राडेंटेट और बहुत सारे कर सकता है तो पॉलीडेंटेट। और अगर उसके पास 2 डोनर साइट है तो वो एम्बीडेंटेट लाइगेंड कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट दिमाग में रखना। इसके अलावा हमें क्या जरूरत है इस चैप्टर में? इस चैप्टर में हमें एक कंसेप्ट की जरूरत है जहां मुझे लाइगेंड्स के चार्ज चाहिएंगे। तो चार्ज के लिए मैं आपको एक टेबल बना रहा हूं, इस टेबल को लर्न कर लो, मोर देन एनफ है आपके लिए, ठीक है। आपको इतने से लाइगेंड याद रह जाएंगे, बहुत अच्छी बात है बेटा। सबसे पहले 0 चार्ज वाले एक्वा, इथेन 1,2 डाइअमाइन, कार्बोनिल, ये 3 हमारे क्या है? न्यूट्रल लाइगेंड है, ठीक है। साथ में एक अमोनिया है, अमोनिया भी मेरा न्यूट्रल लाइगेंड है, कोई चार्ज नहीं होता। इसके अलावा Cl-1, F-1, हाइड्रोक्सिडो, क्लोरिडो, ब्रोमिडो, फ्लोरिडो, साइनो, थायोसाइनेटो, आइसोथायोसाइनेटो, नाइट्राइटो N, नाइट्राइटो O, ये मेरे -1 चार्ज वाले लाइगेंड्स हैं। -2 वाले हैं सल्फेटो, कार्बनेटो, ऑक्सलेटो, ठीक है, ये -2 वाले हैं। और -3 वाला हमारे पास एक ही लाइगेंड है, फॉस्फेटो, ठीक है। ध्यान रखना बेटा, वाटर को हम लोग एक्वा कहते हैं और OH नेगेटिव को हम लोग हाइड्रोक्सिडो कहते हैं। वाटर, इथेन 1,2 डाइअमाइन, कार्बोनिल और अमाइन, ये ध्यान रखना, इनमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं ज्यादातर। वाटर में, एक्वा में और हाइड्रोक्सिडो, OH नेगेटिव इज हाइड्रोक्सिडो, इट इज नॉट एक्वा, एंड इट इज एक्वा, इट इज नॉट हाइड्रोक्सिडो। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग। इसके अलावा अब जब आपको ये चीज क्लियर हो गई है तो हम डायरेक्टली जाते हैं नॉमेनक्लेचर पे। ओके, तो नॉमेनक्लेचर की जब हम बात करते हैं बेटा, तो नॉमेनक्लेचर में 3 तरह के कंपाउंड आते हैं, 3 तरह की सीरीज आती है, ध्यान रखना। 3 तरह के सिस्टम में हमारे पास एक सिस्टम आता है जिसमें मेरे पास मेटल आ गई है और पीछे की तरफ मेरे पास कोई भी कोऑर्डिनेशन बॉक्स होगा। इस स्फीयर को कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं, ध्यान रखना। दूसरा सिस्टम है मेरे पास
आगे की तरफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा और पीछे की तरफ एक एनायन होगा, और तीसरे सिस्टम में मेरे पास एक बॉक्स आगे होगा और एक बॉक्स मेरा पीछे की तरफ होगा, जिसमें मेरे पास आगे कोई एलिमेंट लिखा हुआ और बॉक्स पीछे की तरफ है। तो ये कैटायन है और ये एनायन है, यहां पे ये कैटायन है और ये एनायन है और ये कैटायन है और ये एनायन है। रिमेंबर दिस थिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ध्यान रखना। अब जब मैं नॉर्मल सिस्टम को लिखूंगा, जो बाहर वाले पोर्शन को लिखूंगा, तो उसके पीछे डाई ट्राई पॉली कुछ नहीं लगाता हूं, सिंपल लिखता हूं। मतलब इसका नाम नॉर्मली स्टार्ट करेंगे तो इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम, कुछ नहीं लगाना, ध्यान रखना, डाई ट्राई पेंटा कुछ नहीं लगाना, सिंपल पोटेशियम लिखना है। इसके बाद जब मैं बॉक्स का नाम लिखना शुरू करता हूं, तो बॉक्स के नाम के लिए सबसे पहले मुझे लाइगेंड्स को नाम देना है, और वो भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखूंगा तो इसका नाम हो जाएगा ट्राई एमाइन डाई क्लोरिडो, और उसके बाद कोबाल्टेट, और ब्रैकेट में इसका चार्ज। ध्यान रखना, जब मेरा बॉक्स एनायन की जगह पे होता है, व्हेन द बॉक्स इज इन द प्लेस ऑफ एनायन, तो मेरे मेटल के पीछे ATE लग जाता है, तो ये कोबाल्ट की जगह पे कोबाल्टेट हो जाएगा। अब इसका चार्ज निकालेंगे। पोटेशियम मुझे पता है पहले ग्रुप का मेंबर है, तो +1, तो ये हो जाएगा 2 प्लस कोबाल्ट का X, अमोनिया 0, और इसका चार्ज कितना हो गया -2। तो ओवरऑल चार्ज जब मैं निकालूंगा तो X का चार्ज 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे चार्ज 0 हो जाएगा। ध्यान रखना, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कई बार ऐसा भी हो जाता है कि तुम्हारा मेटल के ऊपर चार्ज 0 आ जाता है, तो नथिंग टू वरी, अगर 0 आ रहा है तो आप यहाँ पे रोमन नंबर में 0 लिखने की जरूरत है, ठीक है, आप रोमन नंबर में 0 लिख सकते हैं। ओके, जब मैं इस तरह के कंपाउंड की बात करता हूं, इसमें तो पहले बॉक्स है, तो कैटायन की जगह पे मेरे पास बॉक्स है। अब नाम देंगे इसका, तो इसका नाम हो जाएगा डाई एमाइन डाई क्लोरिडो कोबाल्ट, ब्रैकेट में इसका चार्ज, और लास्ट में सल्फेट। तो चार्ज निकालेंगे, कोबाल्ट का X, अमोनिया 0, -2 0, X इज इक्वल टू +4, तो +4 का मतलब IV। ध्यान रखना बेटा, या तो तुम्हारा चार्ज 0 आएगा या तुम्हारा चार्ज पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव चार्ज कभी नहीं आता किसी मेटल का। अगर नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, तो यू हैव टू वेरीफाई दैट। इस तरीके के कंपाउंड में जब हम देखते हैं, तो इस तरीके के कंपाउंड में हम क्या करते हैं, पहले हम आगे वाले सिस्टम को लिखेंगे, फिर हम पिछले वाले सिस्टम को लिखेंगे। आगे वाले सिस्टम में मेरे पास क्या है, डाई क्लोरिडो नाइट्राइटो N, देखो NO2 को नाइट्राइटो N लिखते हैं, नाइट्राइटो N क्रोमियम, और ब्रैकेट में इसका चार्ज, और इधर डाई एमाइन सल्फेटो और कोबाल्टेट, और ब्रैकेट में इसका चार्ज। इसका चार्ज निकालेंगे तो इसका -2 और -1, तो +3, इसका निकालेंगे 0 और -2 +2। रिमेंबर दिस थिंग, नोमेनक्लेचर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आना ही आना है। आपके एनसीईआरटी के अंदर एग्जांपल्स गिवन है, एग्जांपल नंबर शायद 3rd या 4th एग्जांपल है, उसको सॉल्व कर लो, नथिंग टू डू बियॉन्ड दैट, उसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। एंड मैंने बेसिक कंसेप्ट तुम्हें बिल्कुल अच्छे से समझा दिया है। आगे मेटल है तो पहले उसको नाम दो, फिर बॉक्स को नाम दो, बॉक्स अगर पीछे है तो वो एनायन की जगह पे, वहां पे सेंट्रल मेटल के पीछे 8 लग जाएगा। अगर बॉक्स आगे है तो 8 लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक और कंपाउंड तुम्हें बताता हूं, जैसे सपोज तुम्हारे पास कंपाउंड है कोबाल्ट डाइअमाइन EN ट्वाइस, और पीछे मान लो तुम्हारे पास दिया हुआ है सल्फेट, ठीक है। तो अब यहां ध्यान रखना, ये EN जो है ना बेटा, EN इथेन 1,2 डाइअमाइन होता है, तो EN के केस में तुम्हारे पास पहले ही उसके अंदर इथेन 1,2 डाई पहले आ जाता है, तो जब डाई के साथ दोबारा डाई नहीं लगाएंगे, तो अब इसके लिए हम लिखेंगे क्या, एमाइन, और ये 2 है ना, तो इसके लिए लिखेंगे बिस इथेन 1,2 डाइअमाइन कोबाल्ट, ब्रैकेट में इसका चार्ज और सल्फेट।
चार्ज देखेंगे ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये -2, तो ओवरऑल नंबर ऑफ रोमन नंबर में 2 आ। ध्यान रखना कि चार्ज हमेशा रोमन नंबर में लिखते हैं, तो डोंट बी कंफ्यूज इन दैट। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अगर 1 है तो इथेन 1,2 डायमाइन, 2 है तो बिस इथेन 1,2 डायमाइन, 3 है तो ट्रिस इथेन 1,2 डायमाइन, 4 है तो टेट्राकिस इथेन 1,2 डायमाइन। ठीक है, ये ध्यान रखना। एग्जाम में कई बार C2O4 लिख देते हैं ट्वाइस, तो ध्यान रखना इसका नाम होता है ऑक्जेलेटो। ऑक्सालेटो डाइडेंटेट लिगेंड है, -2 चार्ज का लिगेंड है। बच्चे बहुत बार कंफ्यूज होते हैं ऑक्जेलेटो के केस में। ठीक है, और सो आई होप आप लोगों को नोमेनक्लेचर यहां तक का समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बेटा बिना टाइम वेस्ट किए हम सीधा चलते हैं आइसोमराइजेशन पे। तो आइसोमरिज्म की जब हम बात करते हैं बेटा, आइसोमरिज्म मेरे पास स्टीरियो आइसोमरिज्म और मेरे पास स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म है। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म के अंदर हमारे पास 4 तरह की आइसोमरिज्म पूछी जाती है। सबसे पहली आइसोमरिज्म है इसके अंदर, जिस आइसोमरिज्म को हम लोग कहते हैं आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म। दूसरी है कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म। तीसरी है मेरे पास सोलवेट आइसोमरिज्म, और चौथी है मेरे पास लिंकेज आइसोमरिज्म। बेटा ये चारों तरह के आइसोमरिज्म को मैं सिंपल ट्रिक बता रहा हूं, तुम लोगों को कैसे पता लगाओगे कि कौन से आइसोमरिज्म है या इसके ऊपर क्या लिखोगे। सिंपल तरीका, आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म का जब भी एग्जांपल लिखना है ना, तो इसके अंदर क्या लेना है, आपने ध्यान रखना है आयोनाइजेशन मतलब आयन का रोल है। ठीक है, एक आयन अंदर या बाहर क्या होगा, एक्सचेंज हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे कोबाल्ट, डायमाइन, डाइक्लोरिडो सल्फेट मैंने लिखा। अब आप क्या करोगे, दूसरा कंपाउंड लिखो कोबाल्ट, डायमाइन, सल्फेट अंदर कर दो और क्लोरिडो को बाहर कर दो। इसमें क्या हो रहा है, ये जो आयंस हैं अंदर बाहर इजीली एक्सचेंज हो रहे हैं। एंड सच अ सिस्टम, सच अ कंपाउंड वेयर द एनायंस कैन बी एक्सचेंज एंड दे कैन एक्सचेंज देयर पोजीशन, तो सच अ सिस्टम इज नोन एज आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म को पहचानने का सिंपल तरीका क्या है, कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म के केस में तुम्हारे पास 2 कोऑर्डिनेशन स्फीयर होंगे, दैट इज तुम्हारा कैटायन और तुम्हारा एनायन, दोनों ही तुम्हारे कोऑर्डिनेशन स्फीयर होंगे। अगर 2 कोऑर्डिनेशन स्फीयर मेंशन्ड हैं, इसका मतलब वो कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म है। ठीक है, उसमें अपने लाइगेंड्स को वो इजीली एक्सचेंज कर लेते हैं, इसलिए उसको हम लोग कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म कहते हैं। बहुत अच्छे से वो कोऑर्डिनेट करते हैं। सोलवेट आइसोमरिज्म को हम लोग हाइड्रेट आइसोमरिज्म भी कहते हैं। सोलवेट आइसोमरिज्म का बहुत अच्छा एग्जांपल है, मान लो तुम्हारे पास एक सिस्टम है जिसके अंदर तुम्हारे पास 6 वाटर बाहर हैं और एक क्लोराइड बाहर है। ठीक है, इस केस में क्या होगा, तुम्हारे पास वाटर की कंटेंट अंदर और बाहर वेरी कर जाएगी, अंदर और बाहर वेरी कर जाएगी। मतलब कि जो सॉल्वेंट है ना, तुम्हारा सॉल्वेंट कैन समटाइम एक्ट एज अ लाइगेंड एंड समटाइम इट कैन एक्ट एज अ सिंपल हाइड्रेटेड फॉर्म। तो वाटर की वैल्यू को तुम कम ज्यादा कर दो अंदर और बाहर, तो तुम्हारा सोलवेट आइसोमरिज्म का बहुत अच्छा एग्जांपल बन जाएगा। और लास्ट है लिंकेज आइसोमरिज्म। लिंकेज आइसोमरिज्म को पहचानने का सिंपल सा तरीका क्या है, इसके अंदर या तो तुम्हें NO2 या ONO या HCN या NCS मिलेगा। दैट इज तुम लोगों को क्या मिलेगा, उसके अंदर एम्बीडेंटेट लाइगेंड मिलेगा। एम्बीडेंटेट लाइगेंड इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर या बेस्ट हिंट फॉर अ लिंकेज आइसोमरिज्म। जिस भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर तुम्हारे पास ये एम्बीडेंटेट लाइगेंड्स होते हैं, वो लिंकेज आइसोमरिज्म शो करता ही करता है। तो पॉइंट टू रिमेंबर इज यू हैव टू मेक श्योर इनके हिंट्स लर्न कर लेने हैं। आयनाइजेशन के अंदर आयन अंदर बाहर एक्सचेंज हो जाता है, कोऑर्डिनेशन में तुम्हारे पास 2 कोऑर्डिनेशन स्फीयर होंगे, सॉल्वेंट में सॉल्वेंट सिस्टम तुम्हारा अंदर बाहर वेरी कर जाएगा, और लिंकेज के अंदर तुम्हारे पास एम्बीडेंटेट लाइगेंड पाए जाएंगे। आई थिंक यहां तक का आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। इसके बाद मेरा जो अगला कंसेप्ट बनता है बेटा, वो बनता है मेरा ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमरिज्म पर। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म बेसिकली मेरे पास
फाउंड होता है ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल दोनों तरह के कॉम्प्लेक्स में। जैसे मेरे पास एक कंपाउंड है कोबाल्ट डाइअमाइन डाइक्लोरिडो कोबाल्ट का कोई कंपाउंड है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, मेरे पास दोनों अमाइंस एक तरफ होंगे और दोनों क्लोराइडो एक तरफ होंगे, तो ये मेरा क्या कहलाएगा, ये सिस फॉर्म कहलाएगा, सिस कंपाउंड कहलाएगा। और वहीं कोबाल्ट और कोबाल्ट दोनों अमाइन अपोजिट में और दोनों क्लोराइड अपोजिट में, तो ये मेरा क्या कहलाएगा, ट्रांसफॉर्म कहलाएगा, ठीक है। तो ये जब मेरे पास 4 लाइगेंड है तो मेरे पास इस तरीके का सिस्टम होगा। इन केस अगर मेरे पास लाइगेंड्स ज्यादा हैं, 4 से ज्यादा लाइगेंड, दैट इज ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के केस में ध्यान रखना जब चारों सिस्टम एक तरफ हो जाते हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग फेशियल फेस, ठीक है, ध्यान, मतलब सिस फॉर्म ही हो गया एक तरह से, लेकिन इसको हम FAC फेशियल कहते हैं। और इनमें से कोई भी एक तुम्हारे पास अपोजिट में, जैसे क्लोरीन इधर, अमोनिया इधर, अमोनिया इधर, अमोनिया इधर एंड अमोनिया इधर, तो ये मेरे पास मेरिडोनियल फॉर्म बन जाता है, ठीक है, जिसमें मेरा एक तरह से इसको मैं ट्रांसफॉर्म कह सकता हूं लेमन लैंग्वेज में। ध्यान रखना टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स हमारे ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करते हैं, यहां तक काट देना है। ध्यान रखना बेटा, जो मेरे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, अगर कोई टेट्राहेड्रल sp3 हाइब्रिडाइजेशन किसी की बनती है तो वो मेरे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करेगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए तुम्हारे पास स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होनी चाहिए, ठीक है। और अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो ऑक्टाहेड्रल में सिस फॉर्म को हम लोग फेशियल कहते हैं, ठीक है, और ट्रांसफॉर्म को हम लोग मेरिडोनियल फॉर्म कहते हैं या मर फॉर्म कहते हैं। तो सिस और ट्रांस, ठीक है, एंड फेशियल एंड मेरिडोनियल फॉर्म होते हैं हमारे पास। अब बात करते हैं हम लोग ऑप्टिकल एक्टिविटी की। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के लिए आप लोगों ने एक कंसेप्ट बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है कि अगर कोई कंपाउंड नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज बनाता है तो वो ऑप्टिकल एक्टिव होता है। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी की आपको क्या चेक करना है कि वेदर द कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव, वेदर इट इज फॉर्मिंग नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज और नॉट। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लो मेरे पास क्रोमियम ट्राईऑक्सिलेटो का एक कंपाउंड है, OX OX और OX, ये एक ट्राईऑक्सिलेटो क्रोमेट फ्री का कोई कंपाउंड है। इसकी जब आप मिरर इमेज बनाओगे बेटा तो इसकी मिरर इमेज कुछ ऐसे बनेगी, ऑक्सिलेटो ऑक्सिलेटो ऑक्सिलेटो, ठीक है, ये इसकी मिरर इमेज बन गई। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको उठा के इसके ऊपर रखना है और आप देखोगे कि एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं होंगे। अगर तो ओवरलैप हो रहे हैं तो इसका मतलब वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, और अगर ओवरलैप नहीं हो रहे हैं दैट इज नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बना रहे हैं, ठीक है, तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। तो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज के लिए वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते ही करते हैं। फिक्स रूल है कि इफ दे आर फॉर्मिंग नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज दे आर ऑप्टिकली एक्टिव। तो आपने एक बार इमेज बना के देख लेनी उसकी। इसी क्वेश्चन के साथ मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट करा रहा हूं, जिस कंसेप्ट का नाम है, जो पिछले कई सालों से रिपीटेडली एग्जाम्स में आता है, जिस कंसेप्ट का नाम है चीलेट इफेक्ट। चीलेट इफेक्ट, ये चीलेट इफेक्ट बेसिकली क्या कहता है, चीलेट इफेक्ट बेसिकली कहता है कि जब तुम्हारे पास डाइडेंटेट या ट्राइडेंटेट या पॉलीडेंटेट लाइगेंड होता है तो इस तरीके से रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। देख रहे हैं आप, ये ऑक्सिलेटो में जैसे रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है, इस रिंग को मैं चीलेट रिंग कहता हूं। दिस इज नोन एज अ चीलेट रिंग। और ये चीलेट रिंग क्या करती है, इस चीलेट रिंग की वजह से जो मेरा कंपाउंड जो है वो एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाता है। एंड दिस extra stability due to the formation of the chelate ring by a didentate or tridentate or polydentate ligand is known as the chelate effect. So simple language में मैं कहूं तो chelate effect की वजह से क्या हो रहा है, तुम्हारा कंपाउंड एक्स्ट्रा स्टेबल हो रहा है, और एक्स्ट्रा स्टेबल होने का कारण भी हमारा क्या है, क्यों, क्योंकि वो रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनता है
ठीक है, तो उसकी ज्योमेट्री को ज्यादा स्टेबलाइज कर देता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, चीलेट इफेक्ट के बाद बेटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है इस चैप्टर का वो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी। पहले हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के ऊपर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है उस क्वेश्चन को डायरेक्ट डिस्कस करेंगे विद एन एग्जांपल। आई एम नॉट गोइंग टू एलेबरेट द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, मैं एक एग्जांपल लेके वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को कंप्लीटली एक्सप्लेन कर देता हूं। जब मैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को एक्सप्लेन करता हूं तो लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ अ कंपाउंड लाइक कोबाल्ट NH3 3 positive and cobalt Cl6 3 नेगेटिव। जब आप यहां देखोगे इस केस में तुम्हारे पास कोबाल्ट 3+ में है और यहां पे भी कोबाल्ट 3+ स्टेट में है। अब आपने यहां पे एक चीज ध्यान रखनी है बेटा, वो चीज क्या ध्यान रखनी है? वो चीज ध्यान रखनी है कि जो आपके लाइगेंड्स हैं, लाइगेंड्स के दो नेचर होते हैं। आइदर द लाइगेंड विल बी ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड और इट विल बी ए वीक फील्ड लाइगेंड। तो बच्चों को कंफ्यूजन होती है, सर मैं कैसे पता लगाऊंगा कि कौन सा स्ट्रॉन्ग फील्ड है कौन सा वीक फील्ड है? आपके लिए मैं एक हिंट दे देता हूं। स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड कार्बन मोनोऑक्साइड En, HCN, NCS, NO2, ONO, CN, ये सारे के सारे मेरे स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड हैं। अमोनिया स्टार डाल रहा हूं, इज एन एक्सेप्शन। अमोनिया इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड ओनली फॉर कोबाल्ट। कोबाल्ट के लिए अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है, बाकी सबके केस में वो वीक फील्ड लाइगेंड होता है। ठीक है, और इन लाइगेंड्स के अलावा बाकी सारे के सारे मेरे क्या हैं? वीक फील्ड लाइगेंड होते हैं। तो ध्यान रखना, हिंट क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड के पास एक नाइट्रोजन होगा। इथेन 1,2 डाइएमाइन में भी नाइट्रोजन है, HCN में भी नाइट्रोजन है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी, यहां भी। हर एक लाइगेंड जिसके अंदर नाइट्रोजन है ना, वो एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है, एक्सेप्ट अमोनिया। अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड है केवल कोबाल्ट के केस में, ये ध्यान रखना। स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लाइगेंड को ट्रिक यही है लर्न करने की। और कार्बन मोनोऑक्साइड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट लाइगेंड, ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड और वीक फील्ड लाइगेंड का क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंट सिस्टम है, ये मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में विद एन एग्जांपल समझा रहा हूं। अब कोबाल्ट 3 पॉजिटिव का मतलब हो गया 3d6, क्योंकि नॉर्मल कोबाल्ट मेरा क्या होता है 3d7 4s2, तो मेरे पास 3d6 सिस्टम आ गया। अब 3d6 आप बनाओगे, कोबाल्ट 3 पॉजिटिव बना दो, 1 2 3 4 5 6, ये है 3d6, 3d के बाद 4s 4p और ये इसका 4d, 4s 4p और 4d। अब आपने क्या करना है? अब आपने ध्यान रखना है, अब आपने लाइगेंड को देखना है। कितने लाइगेंड है भाई? 6 लाइगेंड है, मतलब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, प्लस यहाँ पे अमोनिया है। अमोनिया इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड फॉर कोबाल्ट। कोबाल्ट के इसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है, तो ये क्या करेगा? पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कर देगा। ये जब पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कर देगा ना, तो मेरे पास 1 2 3 4 5 6, ये पेयरिंग हो गई। पेयरिंग होने के बाद मेरे पास क्या हुआ? ये वाले अंदर वाले 2 d ऑर्बिटल खाली हो गए। अब मुझे अपना अमोनिया जोड़ना शुरू कर देना है। ये 1 अमोनिया 2, अब अमोनिया अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा, 3 अमोनिया 4 अमोनिया 5 अमोनिया और 6 अमोनिया। तो 2d दैट इज D2, 1 S और 3p, तो D2sp3 इज माई हाइब्रिडाइजेशन। पहला इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या बेटा? स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है, पेयरिंग हो गई है, अंदर वाले d ऑर्बिटल दोनों खाली हो गए, लिगेंड को पूरा का पूरा खाली ऑर्बिटल चाहिए, एक एक लाइगेंड ने अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने शुरू कर दिए। सो दिस इज व्हाट वी गेट द हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के अलावा 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पूछे जाते हैं। पहला, ये पहला हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट हो गया इसकी ज्योमेट्री, तो मुझे पता है 6 है तो सीधी सी बात है ऑक्टाहेड्रल ही होगा, तो डोंट बी कंफ्यूज। ठीक है, इसके बाद आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन मेरे पेयर्ड हो गए हैं,
पेड हो गए, अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये क्या हो गया, डाया मैग्नेटिक हो गया। डाया मैग्नेटिक के साथ साथ क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये कलरलेस भी हो गया, क्योंकि कलर्ड के लिए भी अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए। तीसरा कंपाउंड, अंदर वाले दोनों डी ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं, ठीक है, अंदर वाले डी ऑर्बिटल हो रहे हैं, तो ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन गया। और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स के अलावा चौथा पॉइंट हमारा क्या बनेगा, क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं, तो ये मेरा स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स। अब समझो बेटा क्या कहना चाहता हूं मैं, अगर तुम्हारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्वेश्चन आएगा तो इन 1 2 3 4 5 6 चीजों में से कोई भी चीज पूछ सकता है। दो कंपाउंड दे देगा, बोलेगा ये कलर क्यों है, ये कलरलेस क्यों है, ये पैरामैग्नेटिक क्यों है, ये डाया क्यों है, ये इनर ऑर्बिटल है, ये आउटर ऑर्बिटल है, ये स्पिन फ्री है या लो स्पिन है या हाई स्पिन है, स्पिन पेयर्ड है या स्पिन फ्री है, ठीक है। तो यहां मैं लो स्पिन भी लिख सकता हूं, स्पिन पेयर्ड का मतलब लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, मतलब स्पिन की लो होगी, ठीक है। पैरेलल टू दिस जब मैं इस कंसेप्ट पे आऊंगा ना, तो यहां पे मेरे पास क्या होगा, यहां पे मेरे पास क्या डिफरेंशिएट हो जाएगा, जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा सीधा मैं डी ऑर्बिटल बना रहा हूं, ठीक है, 3D। अब यहां पे वीक फील्ड लाइगेंड है, तो 1 2 3 4 5 और 6, 4s और 4p, और साथ में मेरे पास क्या है यहाँ पे 4d भी है। अब देखो, क्योंकि वीक फील्ड, क्लोरीन इज ए वीक फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लाइगेंड की वजह से यहाँ पे क्या होगा, पेयरिंग नहीं होगी। अब यहाँ मैंने क्या लिखा था, यहाँ मुझे लिखना था, यहाँ क्या लिखना था, मुझे लिखना था एज NH3 is a strong field ligand, so pairing of electron takes place। ये लाइन लिख देना, आपने मेंशन कर देनी है बोर्ड एग्जाम के अंदर कि भैया अमोनिया जो है एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है कोबाल्ट के केस में, तो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगी। यहां लिखोगे एज, यहां लिखोगे एज क्लोरीन इज वीक फील्ड लाइगेंड, सो नो पेयरिंग, नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस, कोई पेयरिंग नहीं होगी। पेयरिंग नहीं होगी तो हमारे पास क्या होगा, अब लाइगेंड मेरा यहाँ पे अटैच हो ही नहीं सकता, तो मेरा लाइगेंड क्या, पहला अमोनिया यहाँ 1, दूसरा अमोनिया यहाँ 2, तीसरा अमोनिया यहाँ 3, चौथा अमोनिया यहाँ 4, पांचवा अमोनिया 5 और छठा अमोनिया मेरा 6। तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3d2। उनको बोले सर लेक्चर ले रहे हैं, फिर आते हैं। ओके, सो बेटा मेरे पास क्या हुआ, तो 6 अमोनिया, तो हाइब्रिडाइजेशन मेरी क्या हो गई sp3d2, क्योंकि अंदर वाले डी ऑर्बिटल खाली नहीं हुए, क्योंकि यहाँ पे पेयरिंग हुई नहीं, पेयरिंग नहीं हुई तो मेरे पास अनपेड इलेक्ट्रॉन रह गए, सारे सारे अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं, तो अब मेरा जो लाइगेंड आएगा वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट नहीं कर सकता, क्योंकि लाइगेंड को पूरा का पूरा खाली ऑर्बिटल चाहिए। आप देखो sp3d2 हो गई, हाँ शेप इसका ऑक्टाहेड्रल ही रहेगा, लेकिन अब सारी की सारी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएंगी। ये डाया था क्योंकि सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, तो ये मेरा हो जाएगा पैरा मैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक के बाद ये क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये कलर्ड शो करेगा। दूसरा, क्योंकि अंदर वाले डी ऑर्बिटल की जगह पे बाहर वाले डी ऑर्बिटल यूज हुए हैं, तो ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स की जगह पे फिर क्योंकि सारे सारे इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं तो ये स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स बनाएगा। स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स के साथ साथ ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स भी बनाएगा। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दिस कि आपने ये ध्यान रखना है कि लाइगेंड कैसा है और चार्ज क्या है। बस जिस बच्चे को लाइगेंड और चार्ज की समझ आ जाएगी वो इस क्वेश्चन में पूरे में से पूरे मार्क्स लेके आएगा। देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट द क्वेश्चन, सिंपल है, इसके अलावा कुछ नहीं पूछेंगे भाई। आपसे क्या पूछेंगे कि पैरामैग्नेटिक है, डाया है, कलर है या कलरलेस है, इनर ऑर्बिटल है या आउटर ऑर्बिटल है, स्पिन फ्री है या स्पिन पेयर्ड है, लो स्पिन है या हाई स्पिन है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है तो ये सारे सिस्टम होंगे, वीक फील्ड लाइगेंड है तो ये सारे सिस्टम होंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आई होप आपको इस एग्जाम्पल का यूज करके मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है, तो आपके दिमाग में बैठा लो इस चीज को। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। इसी तरीके का क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आएगा, वैल्यूज बदल जाएंगी बट मेथड विल बी सेम एज इट इज। अब चलते हैं बेटा हम लोग लास्ट कंसेप्ट पे।
चैप्टर का लास्ट कंसेप्ट क्या है बेटा? लास्ट कंसेप्ट है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी क्या कहती है? ये कहती है कि तुम्हारे पास एक डी ऑर्बिटल है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी, ठीक है। ये थ्योरी क्या कहती है? तुम्हारे पास एक डी ऑर्बिटल है, ये डी ऑर्बिटल की तरफ जैसे ही मेरे लाइगेंड्स अप्रोच करेंगे तो ये सारा डी ऑर्बिटल थोड़ा सा क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगा। एक्साइटेड स्टेट में आने के बाद ये एक सेंटर बन जाएगा इसका, जिस सेंटर को बोलते हैं बैरी सेंटर। ये बैरी सेंटर है और इस बैरी सेंटर के बेसिस पर मेरे जो ऑर्बिटल्स हैं वो स्प्लिट हो जाएंगे। कुछ ऑर्बिटल्स ऊपर चले जाएंगे और कुछ ऑर्बिटल नीचे रह जाएंगे विद रेस्पेक्ट टू दिस बैरी सेंटर। अब कितने नीचे रहेंगे? ये रहेंगे -2/5 और ऊपर रहेंगे +3/5 एज कंपेयर टू डेल्टा जीरो, स्प्लिटिंग एनर्जी के बेसिस पे, ठीक है। जो नीचे रहेंगे वो रहेंगे T2G और ऊपर रहेंगे वो रहेंगे EG, अगर ये कंपाउंड तुम्हारा ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड होगा तो। ऑक्टाहेड्रल का मतलब 6 लाइगेंड्स होंगे इसके अंदर। अगर इसके अंदर 6 लाइगेंड्स हैं तो तुम्हारा ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड है, और ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड में T2G नीचे EG ऊपर, और वहीं इसकी जगह पे अगर तुम्हारा होता ये टेट्राहेड्रल कंपाउंड, दैट इज 4 ही लाइगेंड होते, तो 4 लाइगेंड के केस में क्या होगा बेटा? एक्साइट होगा, लेकिन नीचे मेरे पास EG आ जाएगा और ऊपर मेरे पास क्या आ जाएगा? T2G आ जाएगा। ये ध्यान रखना है बस, सिस्टम वही रहेगा। इधर नीचे मेरे पास रह जाएगा 3/5, ऊपर रह जाएगा 2/5, ये नेगेटिव का हो जाएगा बस। सो पॉइंट टू रिमेंबर इज दिस कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में T2G नीचे EG ऊपर और टेट्राहेड्रल में EG नीचे T2G ऊपर। एक क्वेश्चन क्या आता है इसके ऊपर? भाई क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाओ किसकी? सपोज मैं कहता हूं कोबाल्ट 3 पॉजिटिव। अब कोबाल्ट 3 पॉजिटिव का मतलब क्या है? 3d6 बनाओ, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब ये 6 कैसे आएंगे? अब तुमने क्या देखना है? कोबाल्ट 3d6 तो है, अब आपका समझना पॉइंट क्या बनेगा। अगर तो आपका है स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है तो स्प्लिटिंग ज्यादा हो जाएगी, ज्यादा स्प्लिटिंग हो जाएगी तो 1 2 3 चौथा फिर यहीं आ जाएगा, पांचवा भी यहीं और छठा भी यहीं, तो कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी T2G 6 EG 0। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है तो मोर स्प्लिटिंग एंड पेयरिंग विल अकर, पेयरिंग हो जाएगी। और अगर तुम्हारा वीक फील्ड लाइगेंड है तो लेस स्प्लिटिंग होगी। स्प्लिटिंग क्या होगी? लेस होगी, तो स्प्लिटिंग कम होगी तो हमारे पास क्या होगा? 1 2 3 4 5 6, तो मेरी कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी T2G 4 EG 2। ध्यान रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि सारा का सारा जो खेल है ना, दारोमदार है, वो लाइगेंड के ऊपर है। ये डी ऑर्बिटल है, लाइगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है, स्प्लिटिंग बहुत हो जाएगी, तो 1 2 3 चौथा यहीं आ जाएगा, क्योंकि स्प्लिटिंग बहुत दूर है, चौथा इलेक्ट्रॉन उतनी ऊपर जंप नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर वीक फील्ड लाइगेंड है तो 1 2 3 और चौथा फिर यहीं आ जाएगा, ठीक है। तो वीक फील्ड लाइगेंड में पेयरिंग नहीं होती है क्योंकि चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है तो सारे के सारे पेयर्ड हो जाएंगे। दिस थिंग यू हैव टू रिमेंबर। इस सिस्टम के अंदर जेई और नीट के अंदर एक क्वेश्चन आता है कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी की या क्रिस्टल फील्ड एनर्जी की वैल्यू बताओ, ठीक है। फॉर्मूला होता है इसका CFSE का फॉर्मूला होता है -0.4 x प्लस 0.6 y, ठीक है। और x और y आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G एंड EG। T2G में कितने इलेक्ट्रॉन? यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 है, तो मैं क्या करूंगा? सिंपल लिखूंगा -0.4 × 4 प्लस 0.6 × y, मतलब ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं।
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है बेटा, एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है तुमसे, ठीक है, कि क्रिस्टल फील्ड एनर्जी बताओ, तो यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग। और इसका यूज कर कर कई बार तुमसे ये भी पूछ लेते हैं कि बताओ कितने, कौन सा लाइगेंड था, स्ट्रॉन्ग फील्ड था कि वीक फील्ड था, तो वाइस वर्सा क्वेश्चन भी आ जाता है। सो वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, क्रिस्टल फील्ड एनर्जी क्या कहती है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड में स्प्लिटिंग ज्यादा हो जाएगी, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस, वीक फील्ड लाइगेंड में स्प्लिटिंग कम होगी, 1 2 3 चौथा इलेक्ट्रॉन ईजी में चला जाएगा। अगर ऑक्टाहेड्रल है और अगर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो 1 2 3 थर्ड इलेक्ट्रॉन T2G में चला जाएगा। रिमेंबर दिस थिंग, कभी भी एक भी मार्क्स नहीं कटेगा आपका। आई एम प्रॉमिस यू पीपल कि जो क्वेश्चन मैंने तुम्हें इस बार समझाए हैं, अभी मैंने विद इन 10 मिनट्स आपको जो कंसेप्ट बताए हैं, अगर ये कंसेप्ट आप अच्छे से कर लोगे, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी के ऊपर इतना ही आपसे पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में, इसके बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाता। अब लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन का नाम है सिनर्जिक बॉन्ड। सिनर्जिक बॉन्ड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर दिस चैप्टर। होता क्या है बेटा, ये मेरा मेटल है, ये मेटल की ऑर्बिटल्स हैं, ये मेरा कार्बन मोनोऑक्साइड है, और कार्बन मोनोऑक्साइड के पास मेरे पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड ने अपना एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस मेटल को डोनेट कर दिया, जो कि इसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया। बहुत सही है, क्योंकि ऑब्वियसली कार्बोनिल है, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, कार्बन ने अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड में, कार्बन मोनोऑक्साइड में इस कार्बन के पास एक पाई स्टार ऑर्बिटल एम्प्टी है, पाई स्टार ऑर्बिटल एम्प्टी पाई स्टार ऑर्बिटल है। ये क्या करता है, मेटल भी अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस पाई स्टार ऑर्बिटल को पीछे से बैक डोनेशन कर देता है, बैक डोनेशन, जिसको हम लोग बैक बॉन्डिंग भी कह देते हैं। इस बैक बॉन्डिंग की वजह से मेटल कार्बोनिल का बॉन्ड जो है वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है, और इस स्ट्रांग बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं, सिनर्जिक बॉन्ड कहते हैं। सो बेटा हमारा कंसेप्ट क्या बना, सिनर्जिक बॉन्ड इज द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड ड्यू टू द बैक डोनेशन ऑफ द pair of electron of metal to the pi star anti-bonding orbital of carbon in carbon monoxide। कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर या कार्बोनिल के अंदर बैक डोनेशन जो होती है, इसकी वजह से जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता है वो मेरा सिनर्जिक बॉन्ड कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बैक बॉन्डिंग भी, मेटल कार्बोनिल बॉन्डिंग भी कहते हैं। सो बेटा दिस इज ऑल अबाउट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। दोबारा बता रहा हूं बेटा, एक बार आप लोगों ने अच्छे से इस वीडियो को दोबारा देख लेना है। जो के अलावा बेटा आपने इन टेक्स्ट एग्जाम्पल्स और एनसीईआरटी के क्वेश्चन कोशिश करना, मेन क्वेश्चंस आप अच्छे से लगा लो। अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देख लिया है तो आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चंस को इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, ऑल द बेस्ट फॉर यू पीपल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग डॉक्टर रवि साइंस वर्ल्ड। हैव ए नाइस डे एंड गुड लक।